हेलो मेरे रसगुल्ले। आपका स्वागत है लाइफ मोटिवेशन इन इंग्लिश क्लासेस में। आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी का मैथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन 2024। 2024 में आने वाले क्वेश्चन में आपका बहुत ही साथ देगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करें। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्ते से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। तो रास्ता दिया हुआ ए बी सी डी। क्या दिया है रास्ता? ए बी सी डी। उसमें मेरा गति दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है क्या? औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत मतलब आप जानते हैं, मान लीजिए कोई भी x प्लस वाई प्लस जेड, मान लीजिए इस तीनों का दिया हुआ है। तो तीनों को प्लस करने के बाद जब 3 दिया हुआ है तो तीनों को नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जितना आएगा हमारा वो औसत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। इस तीनों का औसत कहलाएगा। उसी तरह इसमें पूछा है, इस दौरान पूरी यात्रा, यानी कि मान लीजिए ये पूरे डिस्टेंस है, ये पूरे डिस्टेंस का हमारा पूरा औसत पूरा पूछा है। तो आप जानते हैं कि हमारा औसत यानी कि पूछ रहा है पहले समय निकालना है हमको। तो दूरी दिया हुआ है और गति दिया है, तो समय हम कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल, जो गति होता है। चाल हम लिख सकते हैं। आप सब जानते हैं गति और चाल दोनों एक ही होता है। तो दूरी बराबर, यहाँ पर जो दूरी है हमारा पर, मान लीजिए दूरी कितना है? 20 लिखिए, 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 24 हो गया हमारा 24। उसके बाद नीचे हम वही क्या लिखें आपका, वही इसका समय निकालने के लिए क्या किया जाता है? इससे डिवाइड कर सकते हैं हम समय निकालने के लिए। पूरा मेरा औसत है, औसत समय यहाँ पर किस लिखा हुआ है ना, औसत गति जो है, औसत गति निकालना है। तो औसत गति यानी कि ये औसत निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो औसत यानी कि समय निकालने के लिए हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए 20 को 5 से डिवाइड करने पर हमारा क्या आता है? 4 आता है। प्लस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा। और 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 6 आएगा। तब सबको प्लस करके इससे डिवाइड कर देंगे। तो प्लस कीजिए फ्रेंड्स। 20 15 35 35 10 45 और 20 65 और 4 कितना हो गया हमारा? 69 हो गया। और टोटल नीचे जो समय दिया हुआ है, समय का कितना हुआ? 6 5 11 11 5 16 16 4 20। तो यहाँ पर 20 हम लिख दिए। तो आप डिवाइड कर सकते हैं कैसे आप? तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं सॉल्यूशन। तो 6 9 अपॉन 2 इंटू 10 कर सकते हैं हम। तो 2 से डिवाइड कीजिए। तो 2 3 जा 6 और उसके बाद 2 4 जा 8। उसके बाद पॉइंट डाल के 5 डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे जो 10 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट में इसको, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक और पॉइंट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3.45। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा औसत। ये औसत मेरा हो गया। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसका औसत ये मेरा पूरा हो गया। तो आप समझ चुके हैं कि कैसे औसत निकालना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि 5x माइनस 2y रेशियो x माइनस 2y इक्वल टू 9 रेशियो 17, तो 9x अपॉन 13y का मान क्या होगा। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप चेक कीजिए। तो हम पहले इसका रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे दिया हुआ है 5x माइनस 2y अपॉन में लिख सकते हैं x माइनस 2y, क्योंकि रेशियो में ऐसे ही लिखा जाता है, इक्वल टू 9 अपॉन 17 लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं जब भी इक्वल का सिंबल होता है तो ऊपर नीचे मल्टीपल होता है। तो 17 मल्टीपल 5x माइनस 2y ओके इक्वल टू 9 इंटू एक्स माइनस 2y ओके। तो 17 इंटू 5x कितना होगा 85x माइनस 17 इंटू 2y कितना होगा 34y इक्वल टू 9x माइनस 18y लिख सकते हैं। उसके बाद x को x के तरफ y को y के तरफ हम ला सकते हैं। तो आप लाइए, जो 85x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9x इक्वल टू 18y, यहाँ पर माइनस में याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ भी माइनस है। उसके बाद ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस 14 34y। तो आप इसको और इसको माइनस कीजिए, तो 85 में 9 माइनस हुआ तो कितना हुआ 76 हुआ ना। उसके बाद 34 में 18 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 18y हो जाएगा। उसके बाद x और y यानी कि x y एक तरफ कर लीजिए और इसका एक तरफ कर लीजिए, तो दोनों को अगर इधर ही लाएंगे तो 76x अपॉन 18y हो गया। तो x अपॉन y इधर कर दिए तो x कट गया, मान लीजिए यहाँ x ये x y कट गया। उसके बाद इसको अगर डिवाइड कीजिए कितना होगा एक मिनट मेरे फ्रेंड्स रुकिए, यहाँ पर आप बताए नहीं, ये माइनस होगा तो 16 ना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर ऐसे डाल दीजिए, उल्टा हो गया सॉरी, यहाँ पर 16 हो गया। तो आप डिवाइड कीजिए 4 4 जा 16 और यहाँ पर 19, तो x आ गया आपका 4 और y आ गया आपका 19। तो आपका दिया क्या हुआ है, दिया है आपका 9x अपॉन 13y 9x अपॉन 13y इक्वल टू, तो 9 इंटू एक्स का मान आपका कितना है 4 अपॉन 13 इंटू वाई का मान आपका कितना है 19, तो 9 इंटू 4 आपका कितना हो गया 36 अपॉन 13 इंटू 19 आपका कितना हो गया 247। तो आपका ये हो गया आंसर। आप इसमें मिला सकते हैं 36 अपॉन 247 36 अपॉन 247। देखिए आपका आंसर मिल गया, यानी कि ये आपका सही है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो आपका ये हो गया एक क्वेश्चन। ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 का लाभ हो। तो आप बनाइए, थोड़ा टाइम आपको देते हैं हम। चाहे तो आप वीडियो रोक कर भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें पहले अंकित मूल्य क्या है आपका 72,000 आपका अंकित मूल्य है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, वस्तु का अंकित मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 72,000 हो गया। उसके बाद आपका छूट कितना दिया है 20% का छूट दिए हैं आप। मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है, जो आप 20% की छूट दिए किसी वस्तु पर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आप, छूट प्रतिशत कितना परसेंट, 20% आप छूट दिए। उसके बाद आपको 20% जब छूट दिए तो आपको हानि कितना हुआ, यहाँ पर हानि प्रतिशत लिख दीजिए पहले। हानि प्रतिशत कितना हुआ 10% का आपका हानि हो गया। तो आपको यहाँ पर क्रय मूल्य, यहाँ अंकित मूल्य हो गया आपका, जितना वस्तु पे लिखा हुआ है वो अंकित मूल्य हो गया। आपका क्रय मूल्य पता नहीं है ना, जितने मान लीजिए आप जितना में खरीदे हैं वो आपको पता नहीं है। सिर्फ मान लीजिए किसी पैकेट पे लिखा हुआ है आपका 100 रुपये, लेकिन आप कितना में खरीदे वो तो आपको पता नहीं है। तो वही निकालने के लिए आपको पहले मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य x मान लीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए क्या x हम मान लिए। उसके बाद आप जानते हैं कि मान यहाँ पर क्रय मूल्य इंटू कितना परसेंट का आपको यहाँ पर हानि हुआ, 10% का आपका हानि हुआ ना। तो 10% हानि हुआ तो टोटल परसेंट कितना होता है 100 होता है। उसमें हानि मान लीजिए घटा दीजिए, यहाँ परसेंट दिया हुआ था, परसेंट को तोड़ने के लिए 100 नीचे डाल सकते हैं। इक्वल टू आपका अंकित मूल्य कितना हुआ 72,000, ये अंकित मूल्य हो गया, इंटू कितना का आपको लाभ, ये कितना का आप छूट दिए हैं 20%। तो 20% छूट दिए हैं तो 100 माइनस 20 लिख सकते हैं, 100 माइनस 20 और नीचे में 100 डाल सकते हैं। तो वही आप कीजिए, जैसे इसका और इसका कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसमें से अगर माइनस हो गया तो 90 यानी कि x इंटू 90/100, जिसमें से 1 ये 0 कट गया, इक्वल टू 72,000 इंटू इसमें 80 हो गया, 80/100, 0 कट गया। तो वैसे यहाँ पर देखिए इसका x यहाँ हो जाएगा, या x आप कर भी सकते हैं और ये इसको ना उधर डाल भी सकते हैं। तो x को मान लीजिए इधर ही छोड़ दिए, उसमें झंझट हमको नहीं करना है। तो 72,000 इंटू यहाँ पर 8 हो गया आपका, उसके बाद 10 हो गया, इधर मल्टीपल में है इधर डिवाइड में होगा। मान लीजिए डिवाइड में कीजिए, नहीं कीजिए तो पलट दीजिएगा, ठीक है। तो पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10/9 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा ना आपका, 10/9 हो जाएगा। तो आप डिवाइड कीजिए, 10 कट गया, 9 इंटू 8 तो 8,000 हो गया। तो आप x बराबर 8,000 इंटू 8 इक्वल टू 64,000 आपका ये हो गया क्या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य
यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका इतना का लाभ हो गया, लाभ हो गया। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य हो गया आपका, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालना है यहाँ पर, जिससे वस्तु पर क्या लिखा हुआ है, कितने छूट देनी चाहिए जिससे वस्तु का इतना लाभ हो। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए 3000 प्लस 440 डाल दिए। उसके बाद प्लस कीजिए, कितना होगा आपका 64440। यह आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। उसके बाद वस्तु का अभिष्ट छूट प्रतिशत, यानी कि कितना छूट दिया जाए, कितना लाभ हो जाए। तो हमको छूट निकालना है। छूट निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितना अंकित मूल्य लिखा हुआ है और जितना में हम बेचे हैं उसको माइनस कर देंगे, और जितना लिखा हुआ है अंकित मूल्य उसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, आपका वो निकल जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए फ्रेंड, इधर हम कर देते हैं आपको, ठीक है। तो आपका अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 72 माइनस 6440 अपॉन 72000 दिया हुआ है, इंटू में 100 आप डाल सकते हैं। 00 आपका कट गया। उसके बाद 72 अगर ये जीरो और ये जीरो नहीं, सॉरी इसको भी मत काटिए इसमें, क्योंकि माइनस पहले करना है ना। तो आप माइनस कीजिए पहले, कितना हो जाएगा 7560 हो जाएगा, 7560 अपॉन 720। ये हो गया आपका, ये 00 काट दिए। उसके बाद इसको अगर काटेंगे हम तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो प्रतिशत हो जाएगा। तो हम 10% की छूट देंगे तो हमारा 440 का लाभ होगा। तो यहाँ पर 10% जो है 10.5, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा ना, 10.5। तो 10.5 जो आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो आप समझ चुके हैं कैसे होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की बचत होगी। तो व्यक्ति का आय आपका देखिए कितना है, व्यक्ति का आय कितना है 95,000। तो व्यक्ति का आय कितना है 95,000। उसके बाद आपका खर्च कितना है, व्यय कितना है, उसका व्यय कितना है, यानी कि खर्च कितना है, खर्च कितना है 75,000 उसका खर्च है। तो व्यक्ति का बचत यानी कि इतना खर्च कर दिया, इतना उसका आय है, तो बचा कितना उसका। तो मान लीजिए बचाया कितना, तो 95,000 माइनस 75,000, तो माइनस करेंगे 20,000 आपका बचत हुआ। तो व्यक्ति का नया आय क्या होगा, नया आय, जिसमें यहाँ पर यदि उसकी आय में इतना प्रतिशत और व्यय में इतना परसेंट वृद्धि होती है, यानी कि आय में इतना परसेंट वृद्धि हुआ और व्यय में इतना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो नया आय पहले निकालना है। तो नया आय निकालने के लिए क्या होगा 95,000 इंटू 100 होता है, पूरा 100 है ये, उसमें 18% वृद्धि हो गया तो प्लस 18 डाल सकते हैं, अपॉन यही प्रतिशत को हटाने के लिए 100 डाल सकते हैं। 00 कट गया आपका, 00 कट गया, तो नया आय आपका कितना हो गया 112100। ये हो गया आपका नया आय। तो नया आय निकल गया आपका। अब नया व्यय निकालना है, मतलब नया खर्च निकालना है। नया खर्च निकालने के कितना, तो इतना आपका पहले खर्च होता था, इंटू में आपका कितना वृद्धि कर दिया है 12%, तो 100 प्लस 12 अपॉन 100 डाल सकते हैं। 00 आपका काट दीजिए, तो आपका यहाँ टोटल हो गया कितना 84,000। तब इसमें क्या लिखा है, व्यक्ति का नया बचत, यानी कि क्या पूछा है
नया बचत यानी उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, पहले बचत निकाल लीजिए उसके बाद वृद्धि हम निकाल लेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। तो वृद्धि पहले निकालिए। तो आय में व्यय घटाएंगे, नया आय में व्यय अगर घटाएंगे, घटाइए, तो यहाँ पर नया यानी कि बचत, नया बचत, ठीक है, नया बचत अगर निकालेंगे तो 112,100 अपॉन माइनस 1 इतना, तो आपका कितना हो गया, इसको पहले हटा लीजिए नहीं तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर नया व्यय, आपका बचत कितना हो जाएगा, नया बचत हो गया 28,100 आपका बचत हो गया। उसके बाद प्रतिशत में आपको निकालना है। प्रतिशत को निकालने के लिए आप जानते हैं कि मान लीजिए पहले का ये नया आय है, माइनस करेंगे पहले का बचत करेंगे, बचाया हुआ 20,000 है, तो इसमें इसको घटाएंगे। तो नया बचत के लिए 28,100 में 20,000 घटाएंगे अपॉन में कितना ये है, मतलब पहले बचत कितना था उसका 20,000 था ना, तो 20,000 इंटू 100 डालेंगे, क्योंकि प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो 100 डालना निश्चित ही है। तो इसको माइनस करेंगे, 0 पहले काट लीजिए इसका, ठीक है, इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 8100 अपॉन 200। इसको अगर दोनों को काटेंगे तो आपका कितना प्रतिशत हो जाएगा 40.5% आपका हो गया आंसर, 40.5, ये देखिए आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, दशमलव सहित स्थान तक सही निकाले। तो मान लीजिए इतना में आप खरीदे कार और इतना में बेच दिए, तो आप कितने ज़्यादा में बेचे हैं, तो खरीदे आप कितना में 3,5,0,0,0 इतना में आप खरीदे, इतना में आप बेच दिए। तो पहले माइनस कीजिए, कितना होगा 0,005 और 13 में 5 घट गया तो आपका कितना हो गया, 13 में 5 घटाएंगे तो यहाँ 8 आएगा। इतना रुपया का आप फ़ायदा आया है आपके पास, तो ये आपका फ़ायदा हो गया। यहाँ पर प्रतिशत निकालना है आपको, तो फ़ायदा आ गया कितना 85,000 आ गया आपका फ़ायदा। नीचे में कितना में आप खरीदे हैं 3,50,000 में आप खरीदे हैं, इंटू 100 डाल दीजिए, प्रतिशत में आपका निकल जाएगा। तो 0 अगर काट दिए हम, उसके बाद ये दोनों 0 भी काट दिए, तो इसको यानी कि 85,000 अपॉन 35 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या 24.3%, जो एक्चुअल परसेंट इतना में आपको बेचे हैं, इतना ज़्यादा रुपया दिए हैं, बोले हैं क्या हम इतना में खरीदे हैं, इतना में बेचे हैं, तो हमारा प्रतिशत कितना हुआ जो हम इतना रुपया कमा लिए, तो आप 24.3% कमा लिए, यानी कि 85,000 रुपया ज़्यादा रुपया कमाए हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। जिसमें पाई का मान आपको 22/7 का ही उपयोग करना है, 3.14 का नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेलन का व्यास कितना है, आपका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, जिसमें त्रिज्या हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या इसका आधा होता है ना, आधा, तो 7 सेंटीमीटर हो सकता है त्रिज्या। पहले एक बेलन बना लीजिए आप। बेलन आप किसको कहते हैं, बेलन
इसको कहते हैं ना बेलन, सिलेंडर जिसको कहते हैं वही बेलन हुआ ना आपका, सिलेंडर बेलन। तो त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपका, ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपका, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग पहले निकाल लीजिए। पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस करना है यहाँ पर, और जो है वो प्लस का चिन्ह होता है। तो प्लस क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया क्षेत्रफल। तो वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 2πr/h हो गया आपका। यहाँ पर प्लस डाल सकते हैं क्योंकि बराबर नहीं डालेंगे, बीच में प्लस है, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण यहाँ जो है पहले पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h लिख दिए। अब संपूर्ण पृष्ठ यानी कि पूरा का मान ले रहा है ना, तो पूरा का जब ले रहा है तो ये जो हमारा है, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, 2 वृत्त हो गया। तो इसका भी क्षेत्रफल होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। क्या आएगा, प्लस में। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल हम 2πr² लिख सकते हैं, 2πr² लिख दिए। उसके बाद अब देखिए इसमें से आपका कॉमन क्या क्या आया, कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन आपका ये आ गया। तो 2 जा यहाँ पर 2 4 मतलब 4πr/h प्लस 2πr² इक्वल टू यहाँ पर 2π कॉमन आ गया, 2π कॉमन ले लिए, 2π यहाँ 2πr और यहाँ पर 2πr कॉमन ले लिए। तो इसमें बचा आपका कितना, यहाँ पर बचा क्या, 2h हो गया, 2h बच गया। और यहाँ पर कितना बचा आपका, यहाँ पर r बच गया। तो 2πr यानी कि 2 × 22/7 × r आपका कितना दिया हुआ है, 7 दिया है। और हाइट आपका यानी कि ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई 2 दिया है। तो 2 दूनी 4 जोड़ 7। तो इसका कीजिए। तो 7 का हम यहाँ पर 2 × 7 = 44/7 × 7 और 4 कितना हुआ, 11 × 7 कीजिए, कितना होगा, 77 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 × 44 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 11 × 44 करेंगे तो 484 सेंटीमीटर²। ये हो गया आपका पूरे यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूरा जो है ना जोड़ने के बाद, यानी कि आपका हो गया 484। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। तो आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक शहर में भालू की संख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। प्रति शहर में भालुओं के वर्तमान जनसंख्या इतना प्रतिशत है, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। मान लीजिए अभी का ये जनसंख्या, ठीक है, अभी जो है वही पूछ रहा है 2 वर्ष पहले, 2 साल पहले भालू कितने थे, ठीक है। यानी प्रति वर्ष लिखा हुआ है इतना % की दर से बढ़ रहा है, यानी कि हर साल जो है ना 3% बढ़ता जाता है। तो 2 साल पहले कितना था वही पूछ रहा है। तो हम निकालते हैं। मान लीजिए 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या, 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या बराबर x, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या x। और प्रति वर्ष वृद्धि कितना हुआ, प्रति वर्ष वृद्धि कितना हुआ, 3%। तो ये हो गया भालू की संख्या, ये x।
इंटू वृद्धि कितना हुआ 1+3/100। 3% हुआ तो परसेंट को डिवाइड करेंगे, सॉरी फ्रैक्शन में लाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तब तो फ्रैक्शन में होगा ना, तो परसेंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। स्क्वायर कीजिए इक्वल टू 21218। यहाँ पर 21218 दिया हुआ है, वही यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, यहाँ वर्तमान में तो कुल संख्या दिया हुआ है ना, तो कुल संख्या यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, तो x इंटू यहाँ पर ये भी दे सकते हैं, और नहीं तो अगर 100% हमेशा होता है तो 3% बढ़ गया तो 103% नहीं हो गया, तो 103/100 स्क्वायर इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष दिया है। ठीक है, 2 वर्ष दिया है ना, तो 2 वर्ष दिया हुआ है यहाँ पर इक्वल टू 21218 डाल दिए। तो यहाँ पर x इक्वल टू 21218 इंटू यहाँ पर देखिए मल्टीपल इधर है, इक्वल का उस तरफ जाएगा तो पलट जाएगा, तो 100 इंटू 103 लिख सकते हैं। इसको तोड़ दिए, स्क्वायर में था तो इसको 2 बार में टूट गया, तो आप डिवाइड कीजिए क्या हो जाएगा आपका, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, इसको काटिए ना टोटल, अरे भाई इसको ये टोटल कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, 2 बार में कटेगा तो कितना 2 और 2 0 2 0 कितना हो गया 4 0। ये हो गया x का मान, x का मान 20,000 आया। तो x हम किसको माने थे, x हम किसको माने थे 2 वर्ष का भालुओं की संख्या कितना था, x था, तो x का हम मान क्या लिखे थे 2000 हो गया आंसर, हम सॉरी 20,000 हो गया आंसर। यानी कि 2 वर्ष पहले जो था 20,000 था, जो 3% हर वर्ष बढ़ने के बाद 2 साल बाद हमारा हो गया कितना 21,218। ठीक है, तो समझ गया आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर निकालें। तो आप जानते हैं दर्जन में होगा 12, ठीक है 12 हो जाएगा दर्जन में। तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य निकालिए। तो ये मान लीजिए 40 पेंसिल खरीदा इतने में, तो एक पेंसिल का कितना होगा 40 पेंसिल कितने में 180 में। तो एक पेंसिल कितने में हो जाएगा 180/40 कर सकते हैं, इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको काटें तो कितना हो जाएगा 4.50 रुपया जो है एक पेंसिल का आया। वही अगर पेन का क्रय मूल्य निकालें तो 2 दर्जन पेन का मतलब कितना हो गया 24 पेन हो गया। 24 पेन बराबर 180 रुपया। तो एक पेन बराबर क्या हो जाएगा 180/24। इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7.50। तब क्या यहाँ पर क्या पूछा पेन और पेंसिल के बीच का मूल्य पूछा, यानी अंतर पूछा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य के बीच का अंतर। एक पेन और एक पेंसिल के बीच पेंसिल के मूल्य, यहाँ पर मूल्य लिख दीजिए, मूल्य के बीच का अंतर। तो क्या हो जाएगा आपका 7.50 माइनस
और ये कितना है 4.50। तो कितना आपका माइनस हो गया, तो 3 रुपया जो है 3 रुपया इसके बीच का अंतर हुआ, तो 3 रुपया आपका बीच का अंतर हो गया। ये हो गया आपका आंसर, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। तो पहले क्या लिखेंगे हम, ए की आय गुने 45% वो खाना खाया, ठीक है, और प्लस जो है वो 5% वृद्धाश्रम में दे दिया। कितने में दे दिया, 5% वृद्धाश्रम में, 5%। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, 100 डाल दिए, इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू दूसरे कलर से दे देते हैं, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कितना, तथा वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल इतना खर्च करता है। ए की आय क्या होगा, ए की आय मान लीजिए ये है, और खर्च किया कितना 28500 खर्च किया, 28500 खर्च किया। तो ए की आय इधर ही रहने दीजिए और इसको बराबर में ये जो मल्टीपल है उधर भेजा दीजिए, ठीक है। तो 28500 ये मल्टीपल है, उधर जाएगा डिवाइड में बनेगा, मल्टीपल में ही बनेगा मान लीजिए, तो 100 ऊपर हो जाएगा और नीचे में 50 हो जाएगा। तो 0 ये काट दिए, इसको भी अगर काट दिए सबको तो आपका कितना हो गया 57,000 आपका जो है वो आय हो गया। यानी आय जो है, एक का आय यानी कि ए जो जितना कमाता है वो हो गया आपका कितना, ए कितना कमाता है 57,000 ए कमाता है, 57,000 ये जो है 57,000 कौन कमाता है, ए, और इतना दान करता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए एक पेंटिंग की 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। तीनों की संख्या लगभग मान लीजिए लगभग में बोल रहा है, ठीक है, ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे। पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है, यानी कि जो पहला दिन है ना वो ए जो है ना ए स्टार्ट किया पेंट करना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर क्या होगा 12, ठीक है, 12 दिन। और बी बराबर आपके कितना हो गया, बी बराबर 8 दिन, यहाँ 8 दिन, ठीक है। और सी बराबर कितना हो गया 10 दिन, ठीक है, 10 दिन। तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा, एलसीएम 120 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, 120। तो डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, इसका 10 आ गया, इसका 10 आ गया, और इसका 15 आ गया, और इसका 12 आ गया, ठीक है। डिवाइड किए तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला दिन ए करेगा, पहला दिन क्या करेगा, पहला दिन ए करेगा, ए करेगा कितने 10 यूनिट, तो ए पहला दिन 10 किया 10 होगा ना। तो दूसरा दिन ए बी सी करेगा, यानी कि ए बी सी, दूसरा दिन बी और सी भी मिल गया, दूसरा दिन क्या हो गया बी और सी भी मिल गया। दूसरा दिन ए बी और सी
भी करेगा। तो ए बी सी कितना हो जाएगा, तो इसको तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10 15 10 15 25 12 37। तो 37 यूनिट ये हो गया। उसके बाद फिर तीसरा दिन भी ए करेगा। तीसरा दिन भी ए करेगा, ए का यानी कि 10। चौथा दिन ए बी सी तीनों करेगा फिर से। तो चौथा दिन भी ए बी सी तीनों करेगा, तो 37 हो गया। अब पाँचवा दिन जो है वो ए करेगा, ए, ठीक है। तो ए करेगा तो 10 हो गया। 5 दिन में किया गया कार्य, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और 5वां दिन, टोटल 5 दिन दिया हुआ है। तो 5 दिन, पाँचों दिन में किया गया कार्य, ठीक है। तो 5 दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 5 दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा आपका, बराबर में कीजिए। यहाँ पर 10 हो गया प्लस 37 हो गया प्लस फिर से 10 हो गया प्लस 37 हो गया प्लस 10 हो गया। तो आपका कितना हो गया 104 यूनिट हो गया। यूनिट हो गया 104 यूनिट हो गया। तो शेष कार्य ए बी सी करेगा, शेष कार्य ए बी सी करेगा, यानी कि 16/37 16/, यहाँ आप देखिए ये होगा तो आपका 104 यूनिट। 104 यूनिट, इसमें अगर 104 अगर घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये जो तीनों जो है बचा हुआ कार्य कितने दिन में करेगा 16/37। यहाँ पर 37 दिया हुआ है ना, 16/37 दिन में करेगा। तो 5 दिन हो गया ये, और प्लस कितना दिन में करेगा 16/37 दिन में, प्लस 16/37 दिन में। तो आपका कितना हो गया, प्लस कीजिए 5.4 दिन में, यानी कि 5 दिन और 4 घंटे जो है उस उतना में करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, इतना नहीं। तो देख सकते हैं 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 9 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 9 महिलाएं एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्या दिया है 5 वुमेन मतलब महिला कितने दिन में 8 दिन में, बराबर 8 बच्चे दिए हैं। तो बच्चे को सी लिख सकते हैं 8 चाइल्ड 10 दिन में इंटू 10 दिन में। तो यहाँ पर 40 वुमेन हो गया और 80 चाइल्ड हो गया। तो वुमेन रेशियो चाइल्ड, तो 80/40। तो आपका कितना हो गया 2/1। ये हो गया क्या आपका कार्य क्षमता। अब देखिए 5 वुमेन इंटू 8 इक्वल टू 2 वुमेन प्लस 4 चाइल्ड। 2 वुमेन प्लस 4 चाइल्ड, यहाँ पर 2 महिलाएं और 4 बच्चे दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 वुमेन इंटू 4 चाइल्ड प्लस x, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा वुमेन का आपका 2 निकला था, तो 5 × 2 इंटू 8 इक्वल टू वुमेन का 2 निकला था तो 2 ×
2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस में x हो गया आपका ऐसा इधर, ठीक है। तो इसका मल्टीपल कीजिए, तो 8 5 जा 40 इंटू 2 कितना हो गया 80 हो गया, इक्वल टू इसका मल्टीपल कीजिए तो 4 प्लस 4 प्लस x हो गया आपका, तो 8 हो गया। तो x इधर ला दीजिए और इसको सॉरी प्लस में नहीं मल्टीपल में होगा ना, क्योंकि कार्य क्षमता दिया है ना, कार्य क्षमता। तो 8x हो गया, 8x हो गया इधर, और इधर हो गया आपका 80। तो x को इधर छोड़ दीजिए और 80/8 डाल दीजिए, तो x बराबर 10। यानी कि जो काम है वो 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका हो गया 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी हो गया आपका क्लियर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए √6 √8 और √21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा पूछा है। तो देखिए माना कि चतुर्थानुपाती x है, माना कि चतुर्थानुपाती क्या है x है, ठीक है। तो √6 अनुपात √8 अनुपात समानुपात √21 और यहाँ पर हो गया आपका समानुपात अनुपात x। तो आप जानते हैं इसका इससे, इसका इससे, अगर करेंगे ऐसे मान लीजिए इसको अपॉन इससे करेंगे, इसको अपॉन इससे करेंगे, तो ऐसे ही होगा ना। तो √6x इक्वल टू √8 इंटू √21 हो गया। तो x को इधर छोड़ दीजिए, √8 है, सॉरी ये √8 है, तो √8 इंटू √21 अपॉन √6 डाल दिए। तो रूट में है तो रूट में सारा सब रूट में है, तो एक रूट में सबको बंद कर सकते हैं। तो 8 इंटू 21 अपॉन 6, तो मल्टीपल कीजिए, x बराबर 168/6 डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो आप कितना हो जाएगा, x इक्वल टू रूट आपका कितना हो जाएगा, √28 हो जाएगा आपका। तो √28 का x का मान क्या लिख सकते हैं, 2√7 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कितना, x का मान 2√7 आपका आंसर होगा, 2√7 देखिए कहीं है, यहाँ पर है। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी गति को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, कितना अधिक समय लगेगा। तो तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना, 240 किलोमीटर km लिख सकते हैं, ठीक है, किलोमीटर। और समय कितना है आपका, समय कितने घंटे, 5 घंटे। तो 5 घंटे को एच लिख सकते हैं, आवर 5 आवर्स। तो चाल आपका कितना हो जाएगा, चाल निकालने के लिए आप जानते हैं ना, दूरी बटे समय। तो दूरी 240 अपन समय 5 डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और नया चाल पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है,
कितना अधिक समय लगेगा और नया चाल निकालना है। नया चाल निकालने के लिए क्या होगा, नया चाल बराबर क्या होगा 48 × 1/2, यानी कि आधी गति, देखो वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करता है, ठीक है, आधी गति से यात्रा करता है। तो सामान्य गति ये हो गया और उसका जो आधा गति है, उसका आधा गति, इसको मल्टीपल हाफ से कर देंगे तो आधा गति हो जाएगा ना, डिवाइड कीजिए तो 24 हो जाएगा, 24 km/h हो जाएगा आपका। तो 24 km/h हो गया तो नया समय निकालिए, नया समय निकालिए। तो 2 4 अपॉन इतना 24, समय निकालने के लिए आप जानते हैं दूरी बटे चाल करेंगे तो समय निकल जाएगा हमारा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 घंटा हो जाएगा। 10 घंटा आपका कितना क्या हो जाएगा, नया समय। तो समान दूरी को तय करने में लगा अधिक समय निकालना है, यानी कि टोटल जो गति ये जो मान लीजिए किलोमीटर है उसको 5 घंटे लगा, उसका जो मान लीजिए आधा गति कर दिया, जाते जाते ना वो मान लीजिए 100 गति से चल रहा है और जाते जाते 50 कर दिया वो, यानी कि आधा कर दिया। तो कितना घंटे लगेगा और उसको घर पहुंचने में, मान लीजिए, ठीक है, घर पहुंचने में। तो यहाँ 10 घंटा आधा गति में लाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान दूरी तय करने में, समान दूरी तय करने में लगा अधिक समय। तो पहले 5 घंटा था, अभी 10 घंटा हुआ, तो -5 घंटा और 10 घंटा जो है वो तो 5 घंटा जो है आपका, 5 घंटा HOURS 5 घंटा जो है आपका अधिक लगा घर पहुंचने में, यानी कि 5 घंटा फालतू लग गया आपका घर पहुंचने में। तो 5 घंटे जो है ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। अब देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया फिर से। तो जानते हैं विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, इसको मल्टीपल 100 + 20, क्योंकि 20% जो है वो लाभ अर्जित करता है, लाभ। तो 20% 100% + 20% करेंगे, अपन में 100 करेंगे, इक्वल टू यहाँ पर 2400 × 40% जो है वो छूट देता है। तो 40% यहाँ पर छूट देता है तो 60% ही बचेगा ना, यहाँ पर 100 डाल दीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य निकालना है तो इसका देखिए पहले ये यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर बराबर में दिया है ना, तो ये पहले लिख लीजिए, इसको ये दोनों काट दिए तो हो गया। अब ये 60 हो गया, तो 60 × 60 तो 24 × 60, ये इंटू में आ जाएगा इधर 100/120, ठीक है। तो इसको अगर काटेंगे हम टोटल तो 1200 आपका जो है वो क्रय मूल्य भुगतान करता है। एक दुकानदार कोई वस्तु जो है ना वो 1200 में वो खरीदता है। तो 1200 आप देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो गया 1200। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको पसंद आता होगा तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।
शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक आपको करना ही होगा अगर वीडियो देखना और अच्छा लगता होगा तो। सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा? यानी कि औसत चाल, ये स्कूटर प्रति घंटा, ये चाल मान लीजिए, ये चाल है, तो औसत चाल पूछ रहा है और ये चलाकर फिर से आ गया। तो औसत चाल मान लीजिए, आप जानते हैं ना, जब 3 4 5 कुछ भी दिया रहता है तो उसको जोड़ देंगे और जितना अंक दिया हुआ है उसको पहले जोड़ लेंगे और जितना दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत चाल निकल जाएगा। तो आप देखिए, जब बराबर हो, दूरी बराबर हो तो औसत चाल बराबर 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। 2 इंटू 64, s1 हम मान लिए कि किसका लिए, s1 मतलब ये हो गया चाल हो गया, क्या हो गया, स्पीड हो गया। स्पीड को हम क्या कहते हैं, चाल है। s का शॉर्ट फॉर्म s ले, स्पीड का शॉर्ट फॉर्म s ले लिए, ठीक है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। s2 आपका कितना हो गया, s2 हो गया आपका 16 किलोमीटर, ठीक है, अपॉन 64 प्लस 16 इक्वल टू आपका हो गया कितना, 2 इंटू 64 इंटू 16 अपॉन 80। तो आपका कितना हो गया, 25.6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका क्या, औसत चाल, जो मान लीजिए ये पहले यहाँ गया, ठीक है, 64 किलोमीटर पर घंटा में, और फिर यहाँ से वो वापस मुड़ गया कितने में, 16 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका औसत निकालने में ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, तो देखिए आपका ये हो गया आंसर, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाँच घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। ये 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। घंटियाँ पुनः किस समय पर एक साथ बजती हैं? तो मान लीजिए 5 घंटे दिया हुआ है, वो 9 बजे बजता है, तो 12 सेकेंड एक बजता है, 18 सेकेंड बाद बजता है, 24 सेकेंड बाद बजता है, 36 सेकेंड बाद और 45 सेकेंड के अंतराल में मतलब बजता है। तो पूछ रहा है कि कौन से समय में वह एक साथ बजेगा। तो देखिए, इस सब का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लीजिए कितना, 12 सेकेंड है, 12, 18, 24, 36 और 45 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से काटिए, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और ये 45 ही रह जाएगा। फिर से हम काटिए 2 से, तो 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इसको फिर काटिएगा कितने से, 2 से काट सकते हैं, 2 से नहीं कटेगा आपका, 2 से नहीं कटेगा। आप काट दीजिए यहाँ पे कितने, 3 से काट दीजिए, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 15 या 45, 15 हो जाएगा। फिर काटिए, 3 से कटेगा तो 1 3 कटेगा तो 1 ही होगा ना, 2 1 और 5। तब देखिए एलसीएम कितना हो गया आपका, ये सेकेंड दिया हुआ है, हमको घंटा निकालना है, ठीक है, घंटा निकालना है। तो मल्टीपल कीजिए, 5 यानी देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो टोटल आपका कितना हो गया, 360 सेकेंड हो गया, SEC सेकेंड। इसको घंटा में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 160 में 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट गया और 36 में 6, यानी कि 6 जो है घंटे में नहीं, 6 मिनट में, क्योंकि घंटे में 3600 से हो जाता होता है ना,
6 मिनट जो है आपका दिया हुआ है। 6 मिनट के बाद वो साथ में बजेगा, यानी कि जो यहाँ पर घंटी का एक साथ बजने का समय होगा, लिखिए यहाँ पर घंटी के एक साथ बजने का समय क्या हो जाएगा, 9 बजे बजता था प्लस 0.6 जो था वो, मतलब 6 मिनट यहाँ पर लिख सकते हैं, 6 मिनट आप लिख लीजिए। तो 6 मिनट जो है ये आपका 6 मिनट आपका जो है ये होगा, लिख दीजिए यहाँ पर प्लस 6 मिनट, ये आवर हो गया 6 मिनट। तो 9:0.6 ये हो गया आपका, इतने बजे जो है ना वो एक साथ बजेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हमको 20 क्वेश्चन करना है। ठीक है, 16 क्वेश्चन हो गया, अब 4 क्वेश्चन और करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 80,000 राशि 10% वार्षिक दर पर ब्याज के वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में इतने हो जाएगी, निकालिए। मान लीजिए मूलधन कितना है 80,000, दर कितना है आपका 10%, मिश्र धन कितना है आपका ये आपका मिश्र धन हो गया। सूत्र से निकालिए, वन प्लस 10/100 इंटू n इक्वल टू 117123। ठीक है, सॉरी 3 नहीं, सॉरी यहाँ 8 है, क्वेश्चन नहीं देखा मैं, भूल गया, 8 है, सॉरी 8। ठीक है, अब कीजिए 1 प्लस 1/10 यहाँ पर n इक्वल टू 117128/8 40। ठीक है, तब सारा चीज़ अगर करेंगे डिवाइड तो 11/10 का n, और यहाँ पर ये जो है ये 11/10 का 4 हो सकता है। इसको अगर काटेंगे हम तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 14641/10,000 नहीं आ जाएगा, तो इतना आ गया हमारा। तो अब देखिए n का मान हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, n बराबर 4 वर्ष यानी कि 4 वर्ष। तो अभिष्ट समय क्या हो जाएगा n बराबर 4 वर्ष, यानी कि जो कितने समय यहाँ पर पूछ रहा है कितने वर्ष में, तो 4 वर्ष में आपका 4 वर्ष जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौ सेंटीमीटर त्रिज्या पर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास क्या होगा, बेलन का व्यास क्या होगा, शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितना 45 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन है। ठीक है, बेलन की आयतन बराबर शंकु की आयतन है। ठीक है, तो पाई इंटू r² प्लस 45 इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 9 इंटू 9 इंटू 15। ठीक है, तो
आर स्क्वायर इक्वल टू 3 × 9 × 15/45 हो गया। पाई पाई काट दीजिए ना आप, पाई का मान छोड़ दीजिए ना, पाई का मान मत डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर आर डाले, इसको सब मिला के 9 टोटल मिला के काट कर आया, तो यहाँ पर ये स्क्वायर इधर आके रूट में बन जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो बेलन का व्यास क्या हो जाएगा, बेलन का व्यास क्या हो जाएगा आपका, बेलन का व्यास 2 × 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बेलन का व्यास हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, 6 सेंटीमीटर देखिए आपका आंसर हो गया, 6 सेंटीमीटर बेलन का व्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहन एक टेबल पर 2832 पर बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य निकालें। 18% लाभ है, ठीक है। तो मोहन द्वारा एक टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य ठीक है, मूल्य कितना है 2832, ठीक है। और लाभ कितना है 18%। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया आपका 2832 इंटू 100, और ये कितना लाभ वो प्राप्त हुआ 100 + 18। ये इधर हम डाल सकते थे, लेकिन इसको उठा के हम इधर डाल दिए, ठीक है। तो कितना होगा 2832 इंटू 100/118, टोटल काटेंगे हम तो 2400 आ गया हमारा क्रय मूल्य। 2400 ये हो गया आपका सी नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियो को फॉलो ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। यह आपका SSC GD 2024 में आने वाले क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस अगर जो हम पढ़ा रहे हैं उसके जैसा ही क्वेश्चन आपको हम 100% कहकर बोल सकते हैं कि इसमें से जो भी हम पढ़ाए हैं 100% इसके जैसा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो इस वीडियो पे आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि यह नहीं आया है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या पूछा है। तो अभाज्य संख्या क्या है, 40-50 के बीच 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, 44 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया, फिर 46, 47, 48, 49 और 50 अभाज्य संख्या पूछा है। तो अभाज्य संख्या जो मतलब जिसका कोई भी जो सिर्फ एक और खुद संख्या से डिवाइड हो, तो 41 एक और खुद संख्या से हो जाएगा, 43 हो जाएगा खुद से, 47 हो जाएगा खुद से, यानी कि 41, 43, 47 ये तीनों जो है ये हो गया आपका अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप इस चैनल पर आपको SSC GD या कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद। रसगुल्लो जाओ खाओ पियो मस्त रहो, बाय बाय, धन्यवाद।